देखो तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विथ मिरर वगैरह देख लिया था, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसके हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। तो इसके बाद जो आता है डेट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या देखेंगे? जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, जो भी ऑप्टिक्स में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं वो हमारे आंखों के कारण से हो पाता है। तो इसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एक फैक्टर ये कि तुमने लेंस को किस पोजीशन पे रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कौन सा लाइट रे यूज़ हो रहा है, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है तुम्हारा आँख, और ये जो आँख है ये भी एक लेंस की तरह बिहेव करता है, ये भी तो एक लेंस ही है। तो इन दोनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ेगा। पहला वाला तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी ये दूसरा वाला मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो बायोलॉजी वगैरह का टर्म इसमें आता है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा नहीं, थोड़ी बहुत बातें इसमें मैं बता देता हूँ। अगर हम लोग अपने आँख का कंस्ट्रक्शन देखें तो उसमें क्या होता है, बीच में सेंटर पे होता है हमारा लेंस, और उसके साथ मसल्स जुड़े होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने में। और ये होता है पीछे ऑप्टिकल एक्सिस, अगर हम लोग बोले तो ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस हो जाएगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस जगह पे रखा हुआ है तो लाइट रे इस तरीके से एंटर करेगी, और एंटर करने के बाद फिर आराम से ये इमेज यहाँ पे बनेगा, और जो इमेज बनेगा वो मुझे दिखेगा। ठीक है। और इस जगह पे कोन्स वगैरह होते हैं, सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। और इस रेटिना के थ्रू सारे नर्व्स वगैरह जुड़े होते हैं, जो कि आराम से सिग्नल अपने ब्रेन को सेंड करता है, और फिर ब्रेन ब्रेन अपना उसको एनालाइज करता है, और आराम से इसको बता देता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, कौन से कलर का है, और भी कितने डिस्टेंस पे है, लगभग लगभग वो सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। सामने एक छोटा सा अपर्चर होता है जो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, कितना लाइट जो है वो अंदर जाए या ना जाए उसे कंट्रोल करता है। इस तरीके से होता है। और ये हमारा पूरा आँख हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिपल। और ये आइरिस मसल होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। आइरिस मसल क्या करता है? आइरिस मसल कंट्रोल करता है कि कितना लाइट इन होगा और कितना लाइट इन नहीं होगा, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। अच्छा, ये आइरिस मसल को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, है कि नहीं? लाइट इन करे तो अच्छी बात है ना, क्या प्रॉब्लम है? कुछ दिक्कत हो सर जाएगा? जब ज़्यादा लाइट वो ज्यादा इन इन होगा तो तो स्ट्रेन हो, लाइक वो कंसंट्रेटेड होके थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो हम लोग ट्यूबलाइट को देखते हैं तो प्रॉब्लम होता है? सर पास और हाँ दूर के ऑब्जेक्ट को सर, देखते बहुत सन हैं। को ज़्यादा भी पास। देखते तो। हाँ, बहुत ज़्यादा वो तो तब हुआ जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, है ना? तुम्हें मैं छोटा सा चीज़ बताता हूँ। जब तुम लोग अपना मोबाइल का कैमरा यूज़ करते हो, उसमें अपर्चर नाम का एक कंट्रोल होता है। अगर किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा तो उसे ये बात पता होगा। उसमें अपर्चर का नाम यस। का एक चीज़ होता है, और वो एफ से काउंट होता है। एफ 2.4, एफ 2.0, 1.8। कहा जाता है ये एफ का वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगा कैमरा उतना ही ज़्यादा अच्छा।
ठीक है, मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊँगा कि क्यों अच्छा हो जाता है, वो सारी बातें अलग है। लेकिन ये कम होने से हुआ क्या, जितना वैल्यू कम होगा उसका ओपनिंग अपर्चर जो होगा उतना बड़ा होगा। लेंस में होता क्या है, इस जगह पे लेंस होता है, कैमरा में होता क्या है, ये इस जगह पे ओपनिंग होता है, और ये लेंस होता है, इस जगह पे सेंसर होता है। तो लाइट इस जगह से इन करता है। तो मान लो कि अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो इतने छोटे से अपर्चर में लाइट तो बहुत कम इन करेगा, और सेंसर उतना स्ट्रांग होता नहीं है कि वो लाइट को पिक करके इमेज को अच्छे तरीके से क्लियरली दिखा पाए। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, अपर्चर को बड़ा करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इन करे और फोटो हमारा क्लियर आ जाए। तो अपर्चर बड़ा होने का मतलब 1.8, अपना सैमसंग होगा या फिर कोई भी मोबाइल होगा, तो उसका अपर्चर देखना। दो कैमरा होता है, एक प्राइमरी कैमरा और एक रेयर कैमरा। तो कैमरा अच्छा है कि खराब है, इससे भी बुरा लगता पता अच्छा। चलता है। और कैमरा मतलब कि कॉस्टली होगा या नहीं होगा, वो इस अपर्चर से भी डिपेंड होता है। जनरली 2.2 तो हर एक जगह पे अब मिलने लग गया है, हर एक कैमरा का 2.2 का अपर्चर होता ही होता है। लेकिन 1.8 बहुत कम में होगा, 1.6 बहुत ही कम में होगा, ये सैमसंग में मैंने देखा है। 1.6 से 1.5 आई थिंक इसी में है, याद नहीं आ रहा है मुझे। इससे कम होना, जितना कम उतना ज़्यादा कॉस्टली कैमरा है। तो मैं बस बता रहा था कि ये अपर्चर को मैंने बड़ा कर दिया तो ज़्यादा लाइट सर इन मेरा करेगा। 1.5 है। कौन सा मोबाइल है? सैमसंग S9 प्लस। सैमसंग S9 प्लस। हाँ सर। हाँ हाँ, ये इसमें हो सकता है, तुम लोग देख लेना। मैं तो अभी हर एक मोबाइल का स्पेसिफिकेशन तो जानता हूँ नहीं, देख लेना तुम लोग। ये देखो, बहुत ही कुछ डिटेल्स कम दिए जाते हैं, बहुत जगह पे डिटेल्स तुम्हें ये अपर्चर वाला नहीं मिलेगा, बहुत जा करके ढूंढना पड़ता है। सर वो मतलब महंगे वाले मोबाइल मोबाइल में रहता है एडजस्ट करने के लिए, जो लो वाले एडजस्ट रहते हैं ना नहीं मतलब। नहीं, एडजस्ट हर एक में हो सकता है। तुम एक एक्सटर्नल ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से तुम अपर्चर को भी कंट्रोल एक्सटर्नल कर। नहीं सर, मतलब इनबिल्ट, मतलब इनबिल्ट जो कैमरा का एप्लीकेशन रहता है उसमें मैं बोल रहा हूँ, हाँ उसमें एक्सटर्नल तो आ ही एक्सटर्नल, जाता है ना। हाँ एक्सटर्नल ऐप से भी तुम कंट्रोल कर सकते हो अपर्चर को, लेकिन इनबिल्ड ऐप जो होता है वो कॉस्टली हायर रेंज वाले फ़ोन में आता है। हाँ, फ्लैगशिप मोबाइल में ही हाँ आता है। ठीक है, तो सर मैं यही। सैमसंग का जो S सीरीज है ना, हम्म, उसमें डुअल अपर्चर है। डुअल अपर्चर है। दो हाँ दो सर। कैमरे होंगे ना, तो दो अपर्चर हुआ होगा। डुअल कैमरा है ना। हाँ सर, एक 1.5 और एक 2.4। हाँ, क्वाड कैमरा होगा तो चार अपर्चर तुम्हें वहाँ पे गिवन होंगे। खैर हम लोग अभी दूसरे जगह पे भटक रहे हैं, उसके बारे में अभी हम लोग को जानना नहीं है। जानना ये है कि अपर्चर का काम क्या है। तो अपर्चर बस लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। अंधेरे में मुझे ज़्यादा अपर्चर ओपनिंग रखना चाहिए, और जब लाइट कम है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जब लाइट कम है, लो लाइट के लिए अपर्चर बढ़ा देना है। और इंटेंस लाइट के लिए, अगर जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट में इंटेंसिटी हो गई ज़्यादा, तो अपर्चर को क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए, ताकि मैं आराम से फ़ोटो को ले पाऊँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि तुम अपर्चर को ही घटाओ तभी घट सकता है कैमरा के केस में। उसमें और भी कंट्रोल्स होते हैं दो तीन, उससे करके तुम लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन हमारे आँख वाले केस में तो अपर्चर को ही घटाना पड़ेगा। अगर लाइट बढ़ा, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा, तो अपर्चर को ही घटाना पड़ेगा। तो तुम कभी वीडियो वगैरह देखना, तुमको पता चलेगा कोई भी आदमी के आँख के ऊपर टॉर्च जलाया जाता है, आईज के ऊपर टॉर्च जलाया जाता है, तो उसका पिपल खुद ही खुद छोटा हो जाता है, आइरिस मसल कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये अपर्चर खुद ही खुद छोटा होने लग जाता है। वीडियो देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। और जैसे ही हम लोग
अंधेरे रूम से ब्राइटर जगह में जाते हैं, अंधेरे रूम से सपोज सनलाइट में गए तो आँख हमारा एकदम एडजस्ट करने लग जाता है ताकि वो ज़्यादा लाइट को मतलब कि एडॉप्ट कर पाए, एडजस्ट कर। तो अपर्चर हमारा ये काम का है और वो आइरिस मसल कंट्रोल करता है, जो कि हमारे अभी कैलकुलेशन पर्पस के लिए बिल्कुल भी इंफॉर्मेटिव नहीं है। इंफॉर्मेशन तो है ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में भी ये सब कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दिया। दूसरा चीज़ सिलियरी मसल्स होता है जो कि फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारे पास एक लेंस है तो स्क्रीन तो तुम्हारा फिक्स्ड है, ये यहाँ पे जो स्क्रीन है वो तो फिक्स्ड है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है। तुमने ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे रखा है तो इमेज तुम्हारा यहीं पे बनना चाहिए। तो इसके लिए एफ जो है और इसके लिए जो एफ है ऑफ कोर्स डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तुमने अगर पीछे कर दिया, इमेज वापस से उसी जगह पे बनने के लिए दोनों का एफ क्या होना चाहिए, डिफरेंट, जो कि हर एक बार हमारे आँख के केस में होता है। तो हमारा आँख क्या करता है, फोकल लेंथ को चेंज कर ले सकता है, चेंज कर लेता है आराम से। तो दो तरह का फोकल लेंथ हो सकता है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। एक मैक्सिमम फोकल लेंथ और एक मिनिमम फोकल लेंथ। और इन दोनों पोजीशन के लिए हम लोग पॉइंट डिफाइन करते हैं, एक नियर पॉइंट और एक फार पॉइंट। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो सबसे क्लोजेस्ट जो हम लोग देख सकते हैं, है ना, क्लियरली देखना है ह्यूमन आई के लिए, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो हाँ 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। यस हाँ सर। सर। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, और ये होता है 25 सेंटीमीटर। ये बातें हम लोगों ने तो पढ़ी है सॉरी, कभी ऑब्जर्व करके देखा है? तुम खुद अब अगर अभी ऑब्जर्व करके देखोगे तो तुम 25 सेंटीमीटर से क्लोजर भी ऑब्जेक्ट रखो तो भी देख पाओगे तुम। हाँ अरे सर। तुम खुद ही अपने फिंगर को यस सर। पास लेकर के आओ, तुम्हारा हाथ जो है स्ट्रेच्ड हैंड, जब हाथ को स्ट्रेच कर देते हैं इस तरीके से, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होता है, लगभग 20 टू 25 सेंटीमीटर के आसपास में। एक हमारे पास स्केल आता था, 25 सेंटीमीटर का स्केल आता है ना, बड़ा सा। यस सर। उसको तुम वन हैंड स्ट्रेच्ड हैंड से अच्छे तरीके से होल्ड कर पाओगे, तो लगभग 20 टू 25 सेंटीमीटर होता है। अब तुम अपने फिंगर को क्लोज करके लेकर के आओ और मेज़र करो अपने हाथ से, क्या इससे कम है या ज़्यादा है। कैसा आ रहा है, 20 से कम आ रहा है, 25 से कम आ रहा है, क्या आ रहा है? 20। अब मेजर तो किया नहीं होगा लगभग लगभग। तो हम लोग 25 क्यों बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग लेकर के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज 25 सेंटीमीटर पे ही रहना चाहिए क्लोजेस्ट। और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा नियर पॉइंट और फार पॉइंट, अच्छा फार पॉइंट के बारे में बताया नहीं। फार पॉइंट मतलब जो मैं सबसे ज़्यादा दूर देख सकता हूँ, ये हमारा आँख है, मैं सबसे ज़्यादा दूर वाले ऑब्जेक्ट को जो देख सकता हूँ उसे फार पॉइंट बोलते हैं। अभी हमारा आँख बिल्कुल हेल्दी है और ह्यूमन आई की बात हो रही है, तो हम लोग कितने दूर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इनफाइनाइट के डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। कोई सुनी स्टार वगैरह तो देख ही लेते हैं ना। और सबसे पास वाला ऑब्जेक्ट जो हम लोग देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर।
ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं ऑब्जेक्ट। तो एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन का जो नियर पॉइंट है और फार पॉइंट है वो इस जगह पे होता है 25 सेंटीमीटर और इंफिनिटी पे। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है ये नियर पॉइंट और फार पॉइंट चेंज होने लग जाता है। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनके नियर पॉइंट और फार पॉइंट काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, ओल्ड एज मान लो कि 50 साल हो गया, ये नियर पॉइंट भी खराब हो जाता है और फार पॉइंट भी खराब हो जाता है। हर एक में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो आँख है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। और किसी किसी में आई डिफेक्ट भी होता है जो कि बचपन से ही देखा जाता है कि नियर पॉइंट कहीं और है, इन्फिनिटी वाला चीज़ हम लोग नहीं देख पा रहे, ब्लर दिख रहा है। बराबर है क्या? समझ में आ रहा है सबको? तो अभी हम लोग सबसे पहले इसी के बारे में स्टडी करेंगे, नियर पॉइंट, फार पॉइंट और कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, आई डिफेक्ट्स, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये हो गया फार पॉइंट। और फार पॉइंट वाले अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं तो हमारा आँख कैसा रहेगा? रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड पोजीशन। इस टर्म को याद रखना, जब भी रिलैक्स्ड पोजीशन बोले इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट शुड बी एट इन्फिनिटी। और जब भी बोले कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, इसका मतलब d इज इक्वल्स टू 25 पे, ऑब्जेक्ट 25 पे रखना है। और कभी कभी इसको रिलैक्स्ड आई ना बोल करके इसको नियर पॉइंट को हम लोग अलग टर्म भी लेते हैं। इधर वाले टर्म क्या लिया हमने? रिलैक्स पोजीशन लिया, और इधर लिया स्ट्रेस पोजीशन, कि जो हमारा आँख है वो स्ट्रेन में, मसल उस समय क्या करता है? ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग को समझ में आ गई। आगे चलते हैं और देखते हैं कि डिफेक्ट्स क्या क्या हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में जो होगा पहला, मायोपिया है। जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। नियर साइटेडनेस, इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें क्या दूर होता की है? चीजें नहीं दिखती। हाँ, इस वाले डिफेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, नज़दीक में हो सकता है, दूर में हो सकता है, जो दूर की चीज़ें हैं वो स्पेशली हमें नहीं दिखता है। तो ये हमारे पास आँख है और ये एक लेंस की तरह बिहेव करेगा, और इसके ऊपर जो भी लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रहे होंगे वो इसके ऊपर फॉल करते हैं, और फॉल करने के बाद फिर वो क्या करता है? कन्वर्ज बिल्कुल यहाँ पे रेटिना पे नहीं करा पाता है, जिसके कारण से हमें ऑब्जेक्ट ब्लर दिखता है। इमेज तो यहाँ पे बन गया, जबकि बनना चाहिए था रेटिना पे, तो हमें इमेज कैसा दिखेगा? ब्लर इमेज। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है मतलब कि वो फार पॉइंट है। जो भी फार पॉइंट है, और एक है हमारा नियर पॉइंट।
नियर पॉइंट को कुछ नहीं हुआ, फार पॉइंट जो है वो फार पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और हम लोग कहाँ से कहाँ तक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जो फार पॉइंट से लेकर के नियर पॉइंट के बीच में रहेगा हम लोग आराम से देख सकते हैं, लेकिन इस केस में हम लोग फार पॉइंट वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट को बस इस जगह तक देख पा रहे हैं, मतलब मेरे देखने की जो क्षमता है पहले यहाँ तक थी, अब वो घट करके बस इतनी सी रह गई है। तो यहाँ पे जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट किधर हुआ है? नियर टू द आई ऑब्जर्वर। तो इसीलिए हम लोग इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, शिफ्टिंग नियर टू द आई। तो आँख के पास चला जा रहा है ये हमारा फार पॉइंट, सो दिस इज आवर न्यू फार पॉइंट। और इस रेंज में अगर रहेगा तो मैं आराम से ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा, लेकिन इस रेंज में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो मुझे ब्लर दिखेगा। अब इसे मुझे सही करना है, तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऑफकोर्स इसके डिफेक्ट को हटाने के लिए हमें लेंस की यूज़ करनी पड़ेगी। तो किस तरह का लेंस यूज़ करें ताकि मैं इनफाइनाइट फार पॉइंट पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो मैं उसको भी देख पाऊँ? देखो समझने की कोशिश करो, ये कॉनकेव। कॉनकेव। कुछ लोगों ने तो याद करके रखा होगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये इस जगह पे कन्वर्ज कर रहा है, तो अगर लाइट रे थोड़ा और दूर होता, इस तरह के लाइट रे पैरेलली है, इस तरह के लाइट रे कन्वर्ज कर रहे हैं, और इस तरह के लाइट रे डाइवर्ज कर रहे हैं। तो अब तुम खुद ही बताओ कौन सबसे ज़्यादा दूर में जा कर के इंटरसेक्ट करेगा? ये सबसे ज़्यादा दूर में जा कर के इंटरसेक्ट करेगा, ये तो बहुत ही पास में इंटरसेक्ट करा देगा, और ये एवरेज डिस्टेंस पे। तो मुझे क्या इसी डिस्टेंस को बढ़ाना है, तो यहाँ पे डाइवर्ज कराना है मुझे। जो लाइट रे आ रहे हैं पैरेलली, यहाँ पे एक ऐसा लेंस लगाना है ताकि वो उसको रेज को डाइवर्ज कर दे, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कैसा लेंस यूज़ करेंगे? कॉनकेव लेंस। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी तुम लोग को, हम लोग कॉनकेव लेंस क्यों यूज़ करते हैं। वरना ये सब चीज़ें तो 10th में ही बता दिया जाता है, कैसे डिफेक्ट को ख़त्म करते हैं। ये पैरेलल लाइट रेज आए और ये डाइवर्ज करने की कोशिश किया, और अब वो आराम से जा कर के रेटिना पे कन्वर्ज कर लेगा, और मैं आराम से इस चीज़ को देख पाऊँ। अब समझना अच्छे तरीके से लेंस ने क्या किया। लेंस ने क्या किया, क्योंकि ये है इंसिडेंट लाइट रे और ये है तुम्हारा रिफ्रैक्टेड लाइट रे, लेकिन ये एक इंसिडेंट लाइट रे की तरह काम करेगा आँख के लिए, यस सर। है ना? और आँख को क्या लगेगा, ये जो लाइट रे है जहाँ से भी आ रहा होगा ऑब्जेक्ट वहीं पे होगा, आया ना? तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। और जैसे ही मैंने ये लेंस लगाया तो इस लेंस ने क्या करा, इमेज को थोड़ा आगे बना दिया, यहाँ पे बना दिया, और ये जो इमेज है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा हमारे आँख के लिए, जो कि फार पॉइंट जहाँ पे था ये वाला पॉइंट उसके अंदर आ जाता है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा आँख है अब इसी रेंज में देख सकता है ऑब्जेक्ट को, तो लेंस ने वही काम करा कि ऑब्जेक्ट को ही शिफ्ट करा दिया कि लो भैया मैं ऑब्जेक्ट को ही पास में रख देता हूँ, अब तो तुम देख सकते हो। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई वो बताओ, समझा सर। समझा सर। है ना? तो लेंस क्या करा रहा है, लेंस का काम क्या है? लेंस का काम बस इतना सा है कि जो ऑब्जेक्ट आउट ऑफ रेंज है उसको रेंज में लाना है ताकि आंख हमारा आराम से इसको देख पाए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लेंस यूज करते हैं और लेंस की जरूरत पड़ती है।
मैं इसको लिख देता हूँ, वी नीड कॉन्केव लेंस फॉर द केस ऑफ मायोपिया। और डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं लिखा रहा हूँ कि मायोपिया नियर साइटेडनेस का क्या डेफिनेशन, ये सब तुम्हें आसानी से मिल जाएगा और तुम्हें पता भी होगा इनफैक्ट। तो ये हो गया हमारा मायोपिया, जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स या तुम लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि लेंस का यूज़ करते होंगे, चश्मा यूज़ करते हैं ना, तो उसका पावर तुम लोग को पता रहता है कि 2.5 या फिर 0.25 होता है या 0.51 का पावर, उसमें भी प्लस माइनस लिखा होता है। तो तुम्हारे आँख का पावर कितना चल रहा है, 2+2.5 चल रहा है। इसका क्या मतलब है अभी हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बोला जाएगा ऐसा कि लेट से एक आदमी है जो कि दूर के चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, इज नॉट एबल टू सी द फारदेस्ट पॉइंट, और उसका जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट हो चुका है। द फार पॉइंट और एन आई हैज शिफ्टेड near to the observer to 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा गया देन फाइंड द नेचर of lens to be used and its focal length। ठीक है, क्वेश्चन समझो, इसका सॉल्यूशन तो मैं ही बताऊंगा, तुम खुद भी कर सकते हो, इतना टफ है नहीं, लेकिन मैं पहले बताने की कोशिश करूंगा। जो हमारा आँख है वो आँख आराम से कहाँ तक देख सकता है, नियर पॉइंट से लेकर के फार पॉइंट तक, डी से लेकर के इन्फिनिटी तक देख सकता है। उसने बोला कि जो फार पॉइंट है वो हमारा शिफ्ट हो चुका है, और शिफ्ट होकर के कहाँ पे चला गया, टिल 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक चला गया। मतलब ये फार पॉइंट शिफ्ट होकर के इतना पास आ चुका है कि अब वो 50 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखेगा तो ही देख सकता है, और 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। मतलब कि उसका रेंज जो देखने का है इतना सा ही है। तो उसको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए ताकि वो ऑब्जेक्ट को आराम से देख पाए। ठीक है, ऑफकोर्स लेंस ये क्या है, नियर साइटेडनेस का प्रॉब्लम है, तो हम लोग तो कॉनकेव लेंस ही यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई तुम लोगों को। तो फॉर्मूला कॉनकेव लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाएंगे। ये किसके लिए फॉर्मूला लगाया जा रहा है, कॉनकेव लेंस के लिए। और कॉनकेव लेंस के लिए सर 25 कैसे आया? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ओके ओके सर। है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा रहेगा, इन्फिनिटी पे, तो u का वैल्यू हो गया इन्फिनिटी, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और v का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि लेंस का काम ये है कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है उसको यहाँ पे ला दो कम से कम, उसके बाद हमारा आँख आराम से देख सकता है। और इस जगह पे अगर लेंस रखा हुआ है और आँख रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल बोलते हैं, बहुत ही कम होता है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, क्या ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, बिल्कुल हाँ। क्या इस लेंस के लिए इमेज ये है, बिल्कुल हाँ। तो इमेज डिस्टेंस कहाँ पे हुआ, कितने डिस्टेंस पे,
माइनस 50 50 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस? माइनस माइनस 50 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। 1/v -50 माइनस ऑफ 1/infinity इज इक्वल्स टू 1/f, और ये तो 0 हो गया। सो f विल बी इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। देखो ये तुम्हें खुद बता रहा है कि फोकल लेंथ नेगेटिव है, डेट मीन्स तुम्हें कॉनकेव लेंस यूज करना चाहिए। आया ना? तुम्हें कॉनकेव लेंस यूज करना चाहिए, खुद इस बात को बता रहा है। अब मैं पावर निकालने की कोशिश करता हूँ। पावर क्या होता है? 1/f -2 मीटर में लेते हैं हम लोग, डायप्टर हो जाएगा ये। तो 1/f फोकल लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 डायप्टर। तो जिसका भी लेंस का पावर -2 है डायप्टर में, हमेशा डायप्टर में मेजर करते हैं, तो तुम सोच सकते हो कि उसको फार साइटेडनेस हुआ है, सॉरी नियर साइटेडनेस हुआ है। फार जो पॉइंट है वो नियर शिफ्ट हो चुका है, और वो सिर्फ 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक के ही ऑब्जेक्ट को देख सकता है। 75 पे रख दो बिना चश्मा का वो देख नहीं पाएगा, 100 पे रख दो बिना चश्मा का नहीं देख पाएगा, 50 के अंदर रखो बिना चश्मा का देख लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये मैंने समझा दिया मायोपिया के लिए। अब हम लोग हाइपरमेट्रोपिया देखते हैं। बोलो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? फार साइटेडनेस हाँ, तो इसको हम लोग दूसरा नाम से क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। देख लेना स्पेलिंग थोड़ा। तो हाइपरमेट्रोपिया ये हो गया फार साइटेडनेस। और फार साइटेडनेस में क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया, जो हमारा आँख है, पास का नहीं दिखता। हाँ, पास का चीज़ नहीं दिखेगा। कि जो ऑब्जेक्ट है अगर इस नियर पॉइंट से फार पॉइंट के बीच में रखा रहे तो हम लोग आराम से देख सकते हैं। लेकिन इस बीमारी में जो नज़दीक का चीज़ होता है वो उसको देख नहीं पाता है, ये जो चीज़ है शिफ्ट हो जाता है दूर। सो द नियर पॉइंट शिफ्ट्स फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और द जो भी आई। इसीलिए हम लोग इसको फार साइटेडनेस बोलेंगे। और पहले था कितना? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हम लोग डी के 25 सेंटीमीटर के वैल्यू पे हम लोग आराम से देख पा रहे थे। ये हमारा कब था? डिफेक्ट नहीं था तब। और अब हमारा ये नियर पॉइंट शिफ्ट हो चुका है, तो मैं किस रेंज में देख सकता हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ अब इस रेंज वाले ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ बिना चश्मा का। अगर इस रेंज में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा रहे तो मैं बिना चश्मा का देख सकता हूँ। तो इसमें हुआ ये कि लाइट रे इस जगह से आ रही थी और वो कन्वर्ज ही नहीं कर पाया, वो रेटिना के पीछे जाकर के कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या इमेज दिखेगा? ब्लर इमेज। ठीक है, अब इसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स। एक तो कॉनकेव ऊपर यूज़ ही किया है, कॉन्वेक्स यूज़ करना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इन रेज को कन्वर्ज कराना चाहता हूँ, और ताकि ज़्यादा कन्वर्ज हो जाएगा तो हमारे आँख को उतना ज़्यादा कन्वर्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से यहाँ पे कन्वर्ज करा जाएगा।
समझ में आया क्या? सो वी नीड कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया एग्जैक्टली? कॉन्वेक्स लेंस ने इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इस ऑब्जेक्ट को पीछे शिफ्ट करा दिया यहाँ पे, और ये इमेज को मैं आराम से देख सकता हूँ कि मेरा तो रीजन ही यही, इस रीजन में कुछ भी रखा रहे मैं देख सकता हूँ। तो लेंस का काम ही यही है कि जो भी रीजन है उस रीजन में इमेज को बना दो और वो इमेज को हमारा आँख आराम से देख लेगा। तो अब समझना बात को, हम लोग लेंस से सबसे पास वाले ऑब्जेक्ट को रखने की कोशिश करेंगे, डेट इज डी, और हमारा आँख क्या करेगा, सॉरी लेंस क्या करेगा, इसके इमेज को पीछे बना देगा। और ये इमेज बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा हमारे आँख के लिए, और फिर हम लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट में देख लो, हम लोगों ने यही चीज़ किया था, यही चीज़ समझा था, और नीचे वाले पार्ट में भी वही चीज़ है, बस लेंस चेंज हो चुका है। अब इसमें भी चाहे तो हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें लिख देता हूँ मैं, वी नीड कॉन्वेक्स लेंस टू फिक्स द इशू। जो भी प्रॉब्लम है, डिजीज है, उससे बचने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, बोलेगा कि सपोज द नियर पॉइंट is the near point shifts to let's say कितना ले लें, 100 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, then find the power of the lens required। सॉल्व करके बता सकते हो क्या मैं सॉल्व करूँ? सर करेंगे हम। हाँ करो, ठीक है, इसीलिए चश्मा यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे मोबाइल में ब्लर होता है वैसे ही आँखों में भी ब्लर होता है। अब ये ब्लर कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि नियर पॉइंट या फिर फार पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है, या फिर लेंस का पावर कितना है। अगर लेंस का पावर का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है तो आँखों से काफ़ी ज़्यादा ब्लर दिखेगा, समझ में आ रहा है? और अगर पावर कम है, जैसे कि 0.5 तक में, तो कुछ लोग खोल करके भी देख लेते हैं, 0.25 और कम है तो चश्मा खोल करके भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन वो लेटर नहीं पढ़ पाएंगे, लेटर पढ़ने में उसको ब्लर होगा, है ना। जिसका भी पावर बहुत ज़्यादा है, इसका मैं समझ लेना उसका आँख तो डेंजर है एकदम। देखो तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हुआ यूँ कि जो हमारा आँख था वो आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट 25 तक हो वो देख सकता था, लेकिन अब नहीं देख सकता है। तो लेंस क्या करेगा, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ बुक लेकर के 25 सेंटीमीटर की, तो मैंने बुक लिया 25 सेंटीमीटर पे और लेंस पहन लिया मैंने। तो लेंस क्या करेगा, इसका इमेज जो है वो इस जगह पे बना देगा, कहाँ पे, 100 पे, आया ना। और इस इमेज को आराम से फिर हमारा आँख देख सकता है,
क्योंकि इधर के चीज़ों को वो तो आराम से देख सकता है ना। नियर पॉइंट शिफ्ट्स टू 100 सेंटीमीटर। तो मैं इस लेंस को देखो, इस लेंस के लिए इमेज यहाँ पे, अरे क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट है ना ये, हाँ ऑब्जेक्ट इस जगह पे है और इमेज इस जगह पे है। फॉर्मूला लगा दो 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/b ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 100, u कितना हो जाएगा -25 इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है सबको? 1/25 माइनस ऑफ Yes, sir. 1 हाँ सर 100 इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। अब इसको जो भी है सॉल्व कर लो। 100 माइनस 25 डिवाइड बाय 25, 175 हो जाएगा ऊपर। सो f विल बी इक्वल्स टू 2500 डिवाइड बाय 75। सही किया है ना, देख लो, माइनस प्लस का चक्कर ना हो, दोनों नेगेटिव होंगे। हाँ सर। हाँ सही है। तो 25 से कट होगा, ये 100 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो पावर कितना आ जाएगा, पावर विल बी, ये सेंटीमीटर में है, पावर विल बी इक्वल्स टू 1/f इन मीटर। मीटर में कितना है 1/3, ये आ जाएगा +3 डायोप्टर। यहाँ पे खुद ही साइन भी दे रहा है कि पॉजिटिव है फोकल लेंथ, दैट मीन्स मुझे एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए और उसका जो पावर है वो 3 है। ठीक है, तो +3 होने यस का सर मतलब कि जो 25 का डिस्टेंस है नियर पॉइंट, वो और ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है। और अगर +4 हो गया तो वो 100 पे भी कोई भी चीज़ रखा होगा तो भी नहीं देख पाएगा, उसका नियर पॉइंट और शिफ्ट हो गया। +6 हुआ तो और ज़्यादा शिफ्ट हो। समझ में आ रहा है? तो पावर बढ़ते जाएगा, Yes, sir. नियर पॉइंट पीछे शिफ्ट होते जाएगा। सर हाईएस्ट पावर क्या सर है? एक डाउट है। 12 तो मैंने सुना है सर, +12 वगैरह भी होता है क्या? 6 तक तो मैंने सुना है, 12 तक का मैंने मतलब 6 तो देखा है, काइंड ऑफ ऐसा बोल रहा हूँ मैं। 12 मैंने सुना सा। हाँ बोलो, डाउट पूछो। सर लाइक अगर हम लेंस यूज ही कर रहे तो नियर पॉइंट और स्टिक क्यों करे, लाइक 0 सेंटीमीटर तक क्यों नहीं ले जा रही इमेज? बात नहीं समझा। बेनिफिट होगा ना? 0 सेंटीमीटर क्यों करना? नहीं लाइक हम नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर तक वो लेंस बनाते ना, लाइक वो 25 सेंटीमीटर तक तो दिखे मिनिमम, बात नहीं तो हम समझे तुम। 15 या 10। हमारा आँख का कंस्ट्रक्शन हो चुका है और आँख बोल रहा है मैं 25 से लेकर के इन्फिनिटी तक की चीज़ों को देख सकता हूँ, है ना। तब तो यहाँ तक में हम लोग देख ही पा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम तब हुआ जब ये चीज़ शिफ्ट हुआ। तो अब मैं बस इतने से ही रेंज में ऑब्जेक्ट रहेगा तो ही देख सकता हूँ। तो लेंस क्या करना है, लेंस का काम है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी पास में रख लो, उसको यहाँ पे पीछे भेजना है। समझ में आया क्या? तो एक स्टैंडर्ड तो लेना पड़ेगा कि 25 मुझे रखना चाहिए। तुम बोलोगे लेंस के बहुत ही पास कर लेता हूँ सर मैं, है ना। तो फिर प्रॉब्लम ये आएगा कि इसका इमेज जो है वो कहीं और यहाँ पे अगर लेट से बन गया, तब ये तो पर्सन देख ही नहीं पाएगा इसको। तो एक स्टैंडर्ड साइज डिस्टेंस रखा गया 25, कि नॉर्मल आँख के लिए 25 होता है। तो ये भी 25 पे रख करके मैं देख लूँगा कि हाँ ये यहाँ तक में बना रहा है। इसके पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा वो यहाँ पे पटक देगा इमेज को, और इमेज को आराम से देख सकता है। नहीं सर, लेकिन वो 10 सेंटीमीटर अगर स्टैंडर्ड रखते और वैसे लेंस बनाते तो हमारा और आँख बेनिफिट होता ना। हमारा आँख 10 सेंटीमीटर तक नहीं देख सकता ना। अगर मैं 10 तक मैं देख सकता था तो मैं उसके हिसाब से लेंस को कंस्ट्रक्ट करता। हमारा आँख ही 25 तक देख सकता है, इसीलिए मैं 25 में हाँ कंस्ट्रक्ट करता। ठीक है। समझा सर। हाँ। और चलो आगे चलते हैं। अब इसमें देखो दो तरह के और डिजीज वगैरह होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। एक प्रेस बायोपिया का होता है और एक एस्टिग्मेटिज्म होता है। ये दोनों क्या मैं बताऊं, इसके बारे में तो मतलब क्वेश्चन वोश्चन आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रेस बायोपिया में क्या हो जाता है
कि जो नियर पॉइंट होता है और वो फार पॉइंट होता है, दोनों शिफ्ट हो जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये ओल्ड एज में होकर होता है, जिसमें कि ये नियर पॉइंट फार पॉइंट ये इधर चला जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं इतने से रेंज वाले ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। तो ये हो जाता है हमारा प्रेस बायोपिया में। और एस्टिजिज्म में क्या हो जाता है, जिसमें कोई भी ऑर्थोगोनल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। सपोज ये ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग ऐसा नहीं देख पाते हैं, वो काइंड ऑफ मैग्नीफाइड हो जाता है अलग तरीके से। ऐसे मैं समझाऊँ इसको, डायग्राम से समझना, इसको 2 लाइन बना देता हूँ। तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है, इस टाइप से इमेज तो वो देख पाता है। तो ये 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं, जैसे उतना कुछ काम का है नहीं। और इस डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंसेज वगैरह यूज़ करते हैं। ऊपर वाले के लिए तो पता ही है कैसे लेंस यूज़ करते हैं। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग और सिंपल माइक्रोस्कोप देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चंस इसको अच्छे तरीके से करने हैं और क्वेश्चन होना चाहिए। इसमें से अभी जो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, टेलीस्कोप पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल ही आएगा, फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा, लेकिन आ जाता है। और ऊपर जो अभी हम लोगों ने आई डिफेक्ट्स वगैरह पढ़ा, उससे थोड़ा लेस चांसेस है, आ भी सकता है। और है ही क्या याद रखने के लिए, उसमें कुछ नहीं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम लोग मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि मैग्नीफिकेशन जो है हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करने का तरीका है जब हम लोग लेंस यूज़ करते थे, एक सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं था। इस जगह पे ऑब्जेक्ट रहता था और इस जगह पे इमेज बना, और हम लोग आराम से इसका मैग्नीफिकेशन बता सकते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए जब इमेज बनता है तो फिर हम लोग मैग्नीफिकेशन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो उसका डिफाइन करने का तरीका अलग होता है। कैसे? अच्छा, इसको तो हम लोग u/v भी बोल देते हैं। जैसे कि मान लो ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये ए डैश बी डैश हो जाएगा। इसका मैग्नीफिकेशन में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू v/u भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल्स टू बेसिकली हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइन के साथ अभी इसमें कुछ नहीं किया हूँ मैंने। मान लो कि ऑब्जेक्ट अब काफ़ी ज़्यादा छोटा है या फिर ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है। जनरली हम लोग छोटे के लिए बात करते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो वो लेंस पे एंगल सबटेंड करेगा काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, इससे सबटेंड करने वाला मैग्नीफिकेशन को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, कैसे हम लोग मैग्नीफिकेशन को देखते हैं। मान लो तुम एक पोल को देख रहे हो, ठीक है, और पोल को मैं 2 अलग अलग डिस्टेंस से देख रहा हूँ। मैं एक बार इस जगह से देख रहा हूँ, तो मेरे आंखों पे ये जो एंगल सबटेंड करेगा वो ये एंगल सबटेंड करेगा, θ1 θ। और अगर मैं दूर चले जाऊं, अगर मैं दूर चले जाऊं तो पोल का लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ मेरे आंखों पे जो एंगल सबटेंड करेगा डेट विल बी वेरी वेरी स्मॉल।
आया ना। और मैग्निफिकेशन होता क्या चीज़ है, हम ऑब्जेक्ट या फिर इमेज को कितना बड़ा या कितना छोटा देख पा रहे हैं, वही तो मैग्निफिकेशन होता है। तो इस जगह से मैग्निफिकेशन क्या बोला जा सकता है, दैट मैग्निफिकेशन एंगल के टर्म्स में, इसको हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन से डिफाइन करते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू द थीटा डैश अपॉन थीटा। मतलब कि अगर लेंस के लिए है तो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा डैश नहीं है, थीटा है, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। और जो इमेज बना, अब इमेज बड़ा भी बन सकता है छोटा भी बन सकता है, मैं उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये इमेज जो बना है वो थीटा डैश एंगल पे बना है। तो ये भी तो वही चीज़ बता रहा है, जिसमें कि अगर मैं टेन थीटा निकालूं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन दिस यू डिस्टेंस, और टेन थीटा डैश क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन दिस वी डिस्टेंस। और क्योंकि यहाँ पे थीटा काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो इसको मैं थीटा और थीटा डैश भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब इधर से अगर तुम चाहो तो थीटा और थीटा डैश का वैल्यू पुट करोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। हम लोगों ने देखा कि वो हमारे आँख पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, जितना बड़ा एंगल सबटेंड करेगा उतना ज़्यादा मैग्निफिकेशन होगा, कम सबटेंड करेगा तो कम मैग्निफिकेशन होगा। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्ट और इमेज के रेस्पेक्ट में ही तुम्हें देखना है, जैसे कि ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। तो दो तरह का इसमें हम लोग बातें करेंगे, एक तो फार पॉइंट के लिए और एक नियर पॉइंट के लिए। सर थोड़ा ऊपर लो ना, हाँ ये हाँ लो। सर थोड़ा ऊपर लो। और थोड़ा, हाँ बस। डन सर। हाँ, सर जरा सर तो एक तो जो था वो मैग्निफिकेशन था सिंपल वाला, और नीचे क्या था, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अगर हमारा एंगल जो सबटेंड कर रहा है काफ़ी ज़्यादा छोटा हो तो उसके लिए। और जो मैग्निफिकेशन है जिसमें कि हमें हर एक चीज़ पता हो अच्छे तरीके से, फाइनाइट वैल्यूज़ मिल रहे हो हमें, तो हम लोग मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। क्या दोनों फार्मूले को यूज़ करने से वैल्यू अलग अलग आएगा, नहीं, दोनों फार्मूले को यूज़ करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, रिजल्ट आएगा, वो सेम ही आएगा, बराबर है। बस नाम देने का तरीका अलग हो गया। इसको एंगल से हम लोग कंपेयर करके मैग्निफिकेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन टर्म दिया गया है। अब आगे चलते हैं। दो तरह का एडजस्टमेंट होगा तुम्हारा, मैंने पहले ही बताया था। एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं सबसे नियर पॉइंट पे रखूं और ऑब्जेक्ट को अगर सबसे मैं फार पॉइंट पे रखूं, तो उन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन फार्मूला देखें। तो जो भी हमारे पास लेंस है उसको मैंने इस तरीके से रखा, और जो ऑब्जेक्ट है
वो इस जगह पे रखा गया और इस तरीके से लाइट पास हुआ और इमेज को हम लोग देख पा रहे हैं। इस तरीके से तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और इस फॉर्मूले में मैं ऐसा करता हूँ कि पूरे इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जगह 1 माइनस v/u इज इक्वल्स टू v/, तो v/u क्या चीज़ दे रहा है? मैग्निफिकेशन दे रहा है। यही तो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसको मैंने m लिख दिया और ये v/f लिख दिया। सो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस v/f। अब इसमें मैं v के वैल्यू को पुट कर रहा हूँ और ये जो है d डिस्टेंस पे बनेगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑफ v/f। इस फॉर्मूले को याद रखना, इन नियर पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस d/f, जिसमें कि साइन ऑलरेडी पुट कर दिया जा चुका है। मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप और नियर पॉइंट। दूसरा मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर पावर पॉइंट, जिसको हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। और दूसरा है नॉर्मल एडजस्टमेंट। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर पावर पॉइंट या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट होने का मतलब ये हो गया कि आंखों के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, इन्फिनिटी पे होना चाहिए, या फिर रिलैक्स्ड आई जिसको हम लोग बोलते हैं। टर्म को अच्छे तरीके से ध्यान देना, तो क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा आता है पावर पॉइंट के लिए। तो इस बार फिर से हम लोग देखते हैं, जो अब क्योंकि फार पे बनाना है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा और इमेज का साइज जो है काफ़ी बड़ा होगा, तो वो ऐसे केस के लिए हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन से फॉर्मूला निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या होता है m इज इक्वल्स टू थीटा डैश बाई थीटा से हम लोग निकालते हैं। तो थीटा डैश निकाल लेंगे और थीटा निकाल लेंगे और फिर वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। एक मिनट, तो इस जगह पे हमारे आँख के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया पहले, और कितने डिस्टेंस पे रखा गया d डिस्टेंस पे, और ये एंगल सबटेंड कर रहा था थीटा। और जब लेंस के सामने रखा गया तो लेंस क्या करेगा, और मुझे कहाँ पे रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को, फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, ताकि इससे जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बने। ठीक है, ये इन्फिनिटी पे बने और इन्फिनिटी Yes, पे sir. जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, सो दिस डिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट। और यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलने का भी वही मतलब हुआ। तो
मैं अब इसका हाइट तो नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, बहुत बड़ा होगा। तो ज़्यादा बेटर वे होता है कि हम लोग इसके एंगल को कंपेयर कर लो। सो दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज एंगल थीटा डैश। तो हम लोग टेन थीटा निकाल लेते हैं पहले इधर से। टेन थीटा कितना हो जाएगा, एच बाई डी, और टेन थीटा डैश कितना हो जाएगा, एच बाय एफ। आया ना? तो दोनों को अब डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि ये एंगल छोटा है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू थीटा डैश बाय थीटा हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू थीटा डैश कितना, एच बाय एफ डिवाइडेड बाय एच बाय डी। एच एच कैंसिल आउट, डी बाय एफ। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे हम लोग डायरेक्ट कि मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप इज डी बाय एफ फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। Magnification for simple microscope for normal adjustment। ऊपर क्या था, सर इसमें थीटा डैश कहाँ है? देखो ऊपर क्या था, 1 प्लस डी बाई एफ था, और नीचे क्या है, 1 को हटा दो सिर्फ डी बाई एफ है। थीटा डैश ये इमेज का एंगल है ना, ये यहाँ पे इमेज बनाया, इतना सा एंगल जो बन रहा है वो थीटा डैश है, जो कि हम लोग इससे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इस छोटे से वाले ट्रायंगल से जरूर निकाल सकते हैं। समझ में आएगा? यस सर। हाँ। तो अब इन दोनों फॉर्मूले को याद रखेंगे और इसको बार बार डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेसिकली हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं, इतना जान लो। सर थोड़ा ऊपर दो ना। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए दो चीज़, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए दो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा। एक मैग्निफिकेशन किसके लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, और एक मैग्निफिकेशन किसके लिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए। ठीक है, इमेज इन्फिनिटी पे बने उसके लिए, और इमेज 25 सेंटीमीटर पे बने उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया था। और पावर पॉइंट के लिए हमारा कितना है, डी बाई एफ, और इसके लिए कितना है, 1 प्लस डी बाई एफ, ये फॉर्मूला है। तो सेम सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ना करके हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए काम करेंगे। दो बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए और एक इमेज एट इन्फिनिटी के लिए। ठीक है क्या, मेरी बात समझ में आ रही होगी सबको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद फिर हमारा आ जाएगा टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप में हम लोग ये चीज़ों को देखेंगे, ये दोनों का मैग्निफिकेशन, दो केस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा। और लास्ट में एक आएगा क्रोमेटिक एब्रेशन, जो इसमें कि हम लोग दो लेंस को यूज़ करते हैं एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बाद में मैं समझाऊंगा। ठीक है, आगे चलो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, और क्योंकि मैग्निफिकेशन निकालना है तो दो तरह के एडजस्टमेंट पॉसिबल है, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। बोलो क्या करें? सबसे पहले तो मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और कैसे वो वर्क करता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस के सामने रखेंगे। दो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज़ करते हैं, ये बात तो तुम्हें पता ही होगा।
और जिस लेंस के पास में ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। कि ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा गया है, उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाएगा। और क्योंकि हम लोग इस लेंस से आने वाले लाइट रे को देखेंगे, इसे आईपीस लेंस बोला जाएगा। ये हो गया। अब कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं। सर क्या नाम बोला आपने? आईपीस लेंस। ओके सर। और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं। इन दोनों लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि इमेज बने। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? एक मैग्नीफाइड इमेज देना। जो चीज़ छोटा है, जैसे कि एक टिश्यू है, उस टिश्यू का जो डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और उस टिश्यू को हम लोग अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहते हैं। उसका डायमीटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये इमेज का डायमीटर। तो मैग्नीफाइड इमेज मुझे मिलना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो मैग्नीफिकेशन जितना ज़्यादा अच्छा हो, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है हमारे लिए। तो एक छोटे ऑब्जेक्ट को ही हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा करने के लिए मुझे इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना चाहिए? तो मुझे पोजीशन बताओ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस तुमने पढ़ा है। किस जगह पे रखना चाहिए? ये फोकस है, ये 2F है। प्रॉब्लम को समझना। अगर तुमने यहाँ पे रखा तब तो फोटो छोटा देगा मुझे, तो इधर रखने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे इधर नहीं रखना चाहिए। कहाँ पे रखना चाहिए? फोकस के पास। अगर मैं फोकस के इस तरफ रखूँ या इस तरफ रखूँ, दो जगह है रखने का। कहाँ पे रखूँ बोलो? यहाँ पे रखूँ। यहाँ पे रखने से क्या होगा? वो रियल इमेज बनाएगा। ये इतना मैग्नीफाई करेगा, और फिर अब ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा दूसरे लेंस के लिए। तो मैं अब यहाँ पे बना रहा हूँ। तो पोजीशन समझ में आया? हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं? फोकस अगर इस जगह पे है, और इस फोकल लेंथ को हम लोग FO बोलेंगे, और इसके फोकल लेंथ को हम लोग FE बोलेंगे। आईपीस का फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ। तो ये लाइट रे इस तरीके से आया, और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे है, और ये ऐसा इमेज बनाएगा। ये इमेज बन गई। अब तुम मुझे बताओ, ये इमेज कहाँ पे बनना चाहिए इस लेंस के रेस्पेक्ट में? क्योंकि ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ कहीं ना कहीं पे तो आएगा। चाहे तो ये इस जगह पे आ सकता है, चाहे इस जगह पे फोकल लेंथ आ सकता है। बताओ कौन सा केस अच्छा होगा हमारे लिए, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला। हमें कैसा इमेज चाहिए? वर्चुअल चाहिए। तो जो इमेज होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए, और ज़्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो इसीलिए हमारा फोकल लेंथ जो है इस जगह पे रहेगा, लगभग F। ठीक है। तो लाइट रे इधर से निकला और वो लेंस के ऊपर तो पहुंच ही नहीं रहा है। देखो लेंस तो छोटा है, तो क्या होगा? इमेज नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट से ढेर सारे लाइट रे निकलते रहते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ इन दो लाइट रे को यूज़ करके इस ऑब्जेक्ट को, इमेज को बनाने की कोशिश करी है। लेकिन ऐसे से बहुत सारे लाइट रे होंगे ना। ये भी तो लाइट रे होगा एक, जो कि ऐसे करके जा रहा होगा, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे लाइट रे होंगे। तुम ऐसा मत समझना कि ये लाइट रे देखो सर स्ट्राइक ही नहीं करेगा तो कैसे रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा। बहुत सारे लाइट रे होंगे, इधर से भी जाते वाला लाइट रे मिलेगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग दो लाइट रे को यूज़ कर रहे हैं। इतना लाइट रे को बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अब हम लोग लाइट रे को चेंज कर रहे हैं हमारे पॉसिबल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से।
मैं कंस्ट्रक्शन अच्छा कर, एक लाइट रे को मैं बिल्कुल पैरेलल लेकर के चला जाता हूँ और दूसरे लाइट रे को पोल से पास करा देता हूँ, ऐसा। और ये अब इमेज बना लेगा, इसको नीचे इरेज कर। तो जो पर्सन है, जो भी ऑब्जर्वर है, वो किसको देख रहा है? सबसे फाइनल इमेज को, सेकंड इमेज को देख पाएगा। और ये सेकंड इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, ये ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। ये जो इमेज बना हमारा फाइनल, ये कितने डिस्टेंस पे बनना चाहिए, ये ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। और वो इस बात से डिसाइड होगा कि तुमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखा, ठीक है। क्योंकि इस लेंस के डिस्टेंस को, लोकेशन को मैं इधर लेकर के जाऊं या फिर इधर लेकर के जाऊं, उसके हिसाब से ये जो इमेज का लोकेशन है वो इफेक्ट होगा। मैं इसके पोजीशन को फिक्स रखता हूँ। तुमने देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्क्रू होता है, उसको रोटेट कराने से इस लेंथ, माइक्रोस्कोप का लेंथ चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली लेंथ चेंज करने का मतलब ये हुआ कि तुमने ये जो लेंस है, आईपीस लेंस, उसके डिस्टेंस को बढ़ाया। तो दो तरह का एडजस्टमेंट, ये डिस्टेंस या तो तुम डी कर दो या तो तुम इन्फिनिटी कर दो, दो तरह के एडजस्टमेंट हो जाएंगे। अगर मैंने ये डिस्टेंस डी कर दिया तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट हो जाएगा, और अगर हमने डिस्टेंस इन्फिनिटी कर दिया तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? सर डी कर दिया तो d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है ना, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट हो जाएगा, यस सर। है ना, जिसको हम लोग नियर पॉइंट एडजस्टमेंट बोलते हैं। और ये फार पॉइंट, तो ये दो तरह के एडजस्टमेंट के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। चलो अब हम लोग इसके फॉर्मूले को निकालते हैं। हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर कोई दो लेंस हो या तीन लेंस हो तो फाइनल मैग्निफिकेशन कैसे निकलता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय द आई पीस का मैग्निफिकेशन। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अगर मैं इसको ए बी लेंथ बोलूँ और इसको ए डैश बी डैश बोलूँ, और ये फाइनल इमेज जो हमारा बन रहा है इज ए डबल डैश एंड बी डबल डैश, तो पहला मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? एम ओ विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज, और वो कितना है? ए डैश बी डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ए बी, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। और आई पीस के लिए कितना हो जाएगा? जो हमारा आँख देख रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, उस लेंस के लिए ए डैश, सॉरी इमेज, ऑब्जेक्ट क्या है? ए डैश बी डैश, और इमेज क्या है? ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। इन दोनों के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है। एम ओ मल्टीप्लाइड बाय एम ई विल बी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। इधर से ए डैश और बी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। This is what? This is the height of the final image and this is height of the initial object, जो कि हर एक मैग्निफिकेशन को हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया क्या? सर थोड़ा ऊपर करो ना, वो डायग्राम देखना एक बार। फोटो ले लो डायग्राम का, अगर नहीं समझ में आया। यस सर, हो गया। अब देखो ये जो हमारा आईपीस लेंस है, इस आईपीस लेंस का हम लोगों ने पहले ही फॉर्मूला निकाल के रखा है ऊपर, आया ना?
ये जो चीज़ है ये आईपीस वाला लेंस का ही तो है, ये जो काम हो रहा है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। ये तो मैंने बस प्रूव करके बताया कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन कितना होगा? दैट इज, अगर मैं इस डिस्टेंस को u नॉट बोलूँ और इस डिस्टेंस को v नॉट बोलूँ, ये ऑब्जेक्टिव है ना। मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या आ जाएगा? v नॉट बाय u नॉट, और साइन पुट कर लें तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। और आई पीस का मैग्नीफिकेशन कितना है? ऊपर निकाला था 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो इन दोनों के मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई कर लो। देखो 1 प्लस डी बाय एफ ई यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज, ये किसके लिए था? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैग्नीफिकेशन निकाला है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए भी मैग्नीफिकेशन हम लोग निकालेंगे थोड़ी देर में। तो फाइनल नेट मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा? नेट मैग्नीफिकेशन विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू, which is equals to minus v naught by u naught 1 plus d by fe. So this is the formula for the net magnification compound microscope. अब इसमें कुछ assumption लेते हैं। तुम्हें डेरिवेशन याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, ताकि जो इमेज है वो डी पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव किया। अब इसमें एजम्पशन क्या है? वी नॉट और यू नॉट के वैल्यू को पुट करना, ये हमारा एजम्पशन में आता है। ध्यान से समझना, जब हम लोग यू नॉट की बात कर रहे थे तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा गया था? जस्ट फोकस के पास में रखा गया था। तो क्या मैं यू नॉट का वैल्यू और एफ नॉट का वैल्यू लगभग सेम मान सकते हैं? है ना? यू नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ नॉट, ये हमारा पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन जो होता है वो वी नॉट के लिए होता है। ये जो लेंस है और ये जो लेंस है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसे हम लोग एल बोलते हैं। और जो फोकल लेंथ होता है उसमें एफ ओ और एफ ई का, तुम मुझे बताओ एफ ओ का और एफ ई का वैल्यू बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होने के लिए? छोटा होना चाहिए। एफ ई शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। जितना ज़्यादा छोटा करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन बड़ा होगा। तो जनरल केस में हम लोग मैग्नीफिकेशन क्या रखते हैं, फोकल लेंथ क्या रखते हैं आईपीस का? काफ़ी छोटा। तो जब हम लोगों ने इमेज बनाया था तो जो इमेज आया था, ये जो इमेज है यहाँ पे, ये इमेज फोकल लेंथ के पास में ही बना था और फोकल लेंथ एफ ई काफ़ी ज़्यादा छोटा है।
ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस, नीचे मैं बनाता हूँ इसको। तो इधर से जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है वो लगभग लगभग यहाँ पे बनता है, क्योंकि ये डिस्टेंस एफ ई है। तो मैं वी नॉट को क्या लगभग लगभग एल के बराबर बोल सकता हूँ। मेरी बात समझ में आया क्या? ये एजम्पशन है, ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है, नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कभी भी लेंथ ऑफ द प्रिज्म बोले तो वो वी नॉट के बराबर बोल सकते हैं। लेकिन सही आंसर क्या है? एग्जैक्ट आंसर जो होना चाहिए, सही आंसर वो एफ नॉट प्लस ऑफ ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में एजम्पशन लेने के लिए दिया गया है तो हम लोग एजम्पशन ले करके क्या बोलेंगे कि that length of the prism is approximately is equals to v naught। तो ये दो एजम्पशन हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, अप्रोक्सीमेटली। बोलो मैंने जो बोला वो समझ में आया कि नहीं? समझा सर। है ना? तो अब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उसमें v नॉट है और u नॉट है, दोनों का वैल्यू मुझे पुट करना है एजम्पशन के साथ। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v नॉट which is L by u naught is FO and 1 plus d by FE। So this is our formula for compound microscope। लेकिन इस फॉर्मूले में एजम्पशन लिया गया है, एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला नहीं है। एक्यूरेट फार्मूला ये है और इसी से आंसर निकालना है। अगर किसी क्वेश्चन में यू नॉट दे दिया गया है तब समझ लो एजम्पशन नहीं लेना है। अगर किसी क्वेश्चन में यू नॉट का वैल्यू नहीं गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं गिवन है, तब तुम्हें एजम्पशन ही लेना पड़ेगा। क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। मेरी बात क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। दीज आर एजम्पशंस, ओनली एजम्पशन आर्ट्स केस में लेना है। तो पहला जो हम लोगों ने मैग्निफिकेशन निकाला वो किसके लिए निकाला? m का वैल्यू ये रहा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए निकाला। दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसके लिए निकालेंगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट। और नॉर्मल एडजस्टमेंट, अब कोई बता सकता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला निकालेंगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, फाइनल इमेज, वो कहाँ पे बने? इन्फिनिटी पे। ये कहाँ पे बनना चाहिए? इन्फिनिटी पे। मतलब दीज टू रेज मस्ट बी पैरेलल, तभी तो हमारा आँख इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को देखेगा और नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा, है ना? तो एम ओ कितना हो जाएगा? मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऊपर ही हम लोगों ने निकाला है, डेट इज वी नॉट अपॉन यू नॉट। और आई पीस लेंस का हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में देख लिया था एडजस्टमेंट, डेट इज डी बाय एफ ई होता है। तो इन दोनों के वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो। सो नेट मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू वी नॉट बाई यू नॉट multiplied by d by fe। This is the correct formula। और अगर हम लोग एजम्पशन ले लें, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? माइनस वी नॉट को हम लोग क्या लेते हैं? लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिवाइडेड बाय यू नॉट का क्या लेते हैं? फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाय डी बाय एफ ई। So this is formula with सर assumption। डायग्राम दिखाना। हाँ, formula with assumption और normal adjustment। ये देखो, ये डायग्राम देखना है ना,
के ऊपर। तुम्हें फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला डन याद, सर। हाँ फॉर्मूला याद हो गया, समझ लो तुम्हारा काम खत्म। ये जंक्शन वाला फॉर्मूला है। अब मैग्निफिकेशन के वैल्यू को ज़्यादा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ़ यू वांट द मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू बी लार्ज, सो जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस का, वो बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा। और आई पीस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, वो भी छोटा होना चाहिए। छोटा। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें ध्यान रखा जाता है कि दोनों का फोकल लेंथ क्या हो, छोटा हो। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेलीस्कोप में। ये डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, फॉर्मूले को याद ज़रूर रखना, क्योंकि लास्ट में जाकर के स्टूडेंट फॉर्मूला ही भूल जाता है, डेरिवेशन तो दूर की बात है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग दूर के चीज़ों को देखते हैं, जैसे स्टार्स हो गया, प्लैनेट हो गया, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, जैसे स्टार्स वगैरह, उससे जो लाइट आ रहे हैं और हमारे आंखों पे जो पड़ रहे हैं, बहुत ही माइन्यूट सा होगा, बहुत ही ज़्यादा कम सा होगा। क्या हमें सन के रोशनी में, सूरज के रोशनी में मून दिखता है क्या? नहीं दिखता है। ऑब्वियस रीज़न है, तुम्हें पता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, जिसके कारण से उस ब्राइटनेस को हम लोग नहीं देख सकते। तो सोचो ऐसे बहुत सारे स्टार्स होंगे जिसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं रात में भी। क्यों? क्योंकि या तो मून बहुत ज़्यादा तेज चमक रहा है, या तो दूसरा स्टार कॉम्परेटिवली ज़्यादा चमक रहा है, या उसकी जो लाइट है वो हमारे तक कम इंटेंसिटी की पहुंच रही है। प्रॉब्लम समझ में आया क्या? यस सर। है ना। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये एक स्टार है जो कि लाइट को इमिट कर रहा है, तो कितना लाइट हमारे आंखों तक पहुंच सकता है? बस इतना सा। बाकी ये सारे लाइट वेस्ट है, हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है। और जो स्टार और ज़्यादा पीछे है, क्या उसका लाइट का इंटेंसिटी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते और कम हो जाएगा, तो हमारे लिए देख पाना और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो हम लोग वैसे दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस लेंस का अपर्चर काफ़ी बड़ा रखते हैं। क्या रखते हैं हम लोग? लेंस का अपर्चर बड़ा रखते हैं। रीज़न क्या है अपर्चर बड़ा रखने का? जितना ज़्यादा अपर्चर होगा उतना ज़्यादा लाइट को कलेक्ट कर सकता है। बराबर है क्या? तो जो भी लाइट इन्फिनिटी से आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्स वगैरह इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, तो उससे आने वाले लाइट रेज जो होंगे वो बिल्कुल पैरेलल होंगे, है ना, बिल्कुल पैरेलल होंगे वो सारे लाइट रेज। जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो, किसी पर्टिकुलर इंक्लाइंड एंगल पे भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों लाइट्स तो इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल ही होगा। ठीक है। तो जो भी पैरेलल लाइट रेज होते हैं उसका इमेज कहाँ पे बनता है? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन पे। तो ये दोनों लाइट रेज जो हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? फोकल प्लेन पे। तो ये फोकल प्लेन पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो भी इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह रखा हुआ था उसका इमेज यहाँ पे बना, है ना। क्या मैं इस एंगल को और इस एंगल को सेम बोल सकता हूँ? दिस एंगल एंड दिस एंगल, बिकॉज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल। बराबर है? हाँ सर। यस हाँ। सर। तो दिस इज ए डैश यस एंड सर। बी डैश। अब एक दूसरा लेंस मुझे चाहिए, और वो किस लिए चाहिए?
ताकि मैं इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर पाऊँ, बराबर। तो इधर से जो लाइट रे निकलेगा वो जा करके इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा और फिर इमेज बनेगा। और फिर से वही बात आ जाती है कि जो इमेज बन रहा है तुम वो कहाँ पे बनाना चाहते हो, 2 मैग्नीफिकेशन आएंगे, है ना। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ इस जगह पे। ये जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आता है वो हमारा दोनों केस के लिए अलग अलग आता है। मैग्नीफिकेशन और नॉर्मल एडजस्टमेंट। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, इमेज कहाँ पे बनता है, 25 सेंटीमीटर। हाँ 25 पे बनता है। बोलो, कोई बोलो जल्दी से। जो नॉर्मल मैग्नीफिकेशन, नॉर्मल जो एडजस्टमेंट होता है उसमें हमारा इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक है क्या। डी पे कहाँ किसके लिए बनता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है ना, उसके लिए बनता है। पहले तो तुम लोग यही ध्यान में रख लो कि नॉर्मल एडजस्टमेंट हम लोग किसको बोल रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट या फिर इमेज जो है इन्फिनिटी पे बन रहा है तो हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। और उसके लिए जो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है माइनस ऑफ एफ ओ बाय एफ ई आता है। और जब हमारा मैग्निफिकेशन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए चाहिए होता है, d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे चाहिए होता है इमेज, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई टी। इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है। इसे तुम लोग को याद रखना है और इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अगर मैं इसमें लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप पूछूंगा तो वो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है मान लेते हैं कि आईपीस लेंस से यूई डिस्टेंस है, और ऑफ कोर्स ये तो फोकल प्लेन पे जा करके बन रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, एफ ऑब्जेक्टिव लेंस है तो एफ ओ हो जाएगा। तो डेट विल बी एफ ओ प्लस ऑफ यूई, मैग्नीट्यूड में ऐड करना है साइन के साथ में, ये लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी लेंथ ऑफ द ये टेलीस्कोप हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, जो टेलीस्कोप मैंने बताया वो 2 तरह का होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है और एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। दोनों में डिफरेंस बस इतना सा होता है, ये टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और दूसरा जो टेलीस्कोप अभी मैं बता रहा हूँ दैट इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसमें क्या होता है, बीच में एक लेंस को इंसर्ट कर दिया जाता है, और वो बस इसलिए इंसर्ट करते हैं कि जो भी लाइट रेज आ रहे थे तो मुझे इन्वर्टेड इमेज मिल रहा था, तो उसको बस सीधा करना है, मैग्नीफिकेशन भी चेंज नहीं करना। तो कितने डिस्टेंस पे रखा जाना चाहिए, 2f के डिस्टेंस पे, तो इमेज कहाँ पे बना देगा, 2f पे बना देगा। और फिर मैं वापस से आई पीस लेंस को यूज़ कर लूँगा और मैं इमेज को बना लूँगा, है ना, ऐसा जो भी है। तो
इससे हमारा आँख क्या देखेगा, सीधे इमेज को देखेगा, ना कि उल्टे। इतना सा ही काम होता है इस लेंस का, जो भी उल्टा इमेज बन रहा है उसको सीधा कर देना। क्लियर है क्या? बोलो, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। है ना? बस तुम्हें फॉर्मूले को याद रख लेना है। समझा सर। हाँ, ये फॉर्मूलेज वगैरह याद रख लेना, काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा और भी चीज़ें हैं, उसे मैं समझाता हूँ। रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग सर जरा लिमिट। ऊपर दिखाओ ना। ये लो, हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट। रिजॉल्विंग लिमिट क्या है? ये रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट। चाहे तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तुम्हें करना पड़ेगा, एक पेज लो और उस पेज के ऊपर 2 डॉट बनाओ, बहुत पास पास में बनाना है। ये डॉट एक और ये एक डॉट बहुत ही पास में बनाना, ताकि बहुत ही माइन्यूट सा गैप रहे, और तुम इस जगह से देख रहे हो इस डॉट को। अब क्या करो, इस पेज को धीरे धीरे पीछे मूव करो। अगर तुम इस डिस्टेंस को काफ़ी कम रखोगे तो तुम आराम से बीच में एक गैप है उसको देख सकते हो। इसका मतलब तुमने जो देखा उसमें एक इमेज और जो दूसरा इमेज है वो क्लियरली मुझे अलग अलग दिख रहा है। लेकिन तुम अगर इस डिस्टेंस को बढ़ाने लगोगे और तुमने पेपर को इस जगह पे रख दिया, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये और ये ऑब्जेक्ट सेम है। ऐसा बीच में जो गैप था वो तुम्हें अब नज़र नहीं आएगा। किसी ने किया क्या ऐसा? तो ये ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी थी और ये दूसरे ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी थी। उन दोनों में काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियरिटी से हमें दिख रहा था कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इसको दूर करा तो ये दोनों इमेजेस ओवरलैप करने लगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये दोनों क्या करने लग गए? ओवरलैप करने लग गए। और ज़्यादा मैं इसको दूर लेकर के जाऊंगा। लेट से कि तुमने एक कमरे के एंड पे जाकर के इस पेपर को रखा है और तुम दूसरे एंड से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो उस समय तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये दोनों डॉट्स एक ही डॉट है, बेसिकली 2 डॉट है ही नहीं। तो उस समय क्या हो चुका है? ये कम्प्लीटली ओवरलैप कर चुका है, कम्प्लीटली ओवरलैप कर चुका है। और हम लोग अपने आँखों से उन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, उसको एक ही ऑब्जेक्ट की तरह मान लो। अरे मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हाँ सर। हम्म। समझा सर। हाँ सर समझे। यस सर, समझा। अब यही प्रॉब्लम है ना, स्टार्स के साथ होता है। जब हम लोग किसी भी टेलीस्कोप से चीज़ों को देखते हैं, अनगिनत स्टार्स हैं, ढेर सारे, गिन नहीं सकते हम। और अगर इतने सारे स्टार्स हैं तो सभी आजू बाजू में भी होंगे, कि पास में रहेंगे तो ये दोनों डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा अर्थ जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, वही बात होगी कि तुम डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हो, तो ये स्टार्स के बीच का डिस्टेंस क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा, है ना? तो ये एक स्टार है और ये एक स्टार है। तो जब ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करने का कोशिश किया तो उसे लगा कि ये 2 स्टार नहीं है, एक ही स्टार है। मिस्टेक हो रहा था हमसे, लेकिन था क्या एक्चुअल में? 2 स्टार। हम लोग क्या बोल रहे थे? उसको एक स्टार बोल रहे थे। तब वहाँ से नाम पता चला कि रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट की नाम का भी कुछ चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, ताकि मैं इनको एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट कर सकूँ या देख पाऊँ अलग ऑब्जेक्ट की तरह। बोलो, क्लियर है क्या मेरी बात है?
तो ये जो यस सर। हाँ एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो इस बात को बताएगा कि हाँ हम लोग इसको अलग अलग ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर हमने एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप लिया, उसके सामने मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है, इसकी डेरिवेशन हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, और हम लोग दो लाइन बना लेंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एट विच दे आर जस्ट डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग लिमिट। रिजॉल्विंग लिमिट का डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस at which they are just distinct is called resolving limit। is called resolving limit, जिसको हम लोग आर एल से डिफाइन करते हैं। और रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू 1 बाय रिजॉल्विंग लिमिट। ये है फॉर्मूला रिजॉल्विंग पावर। तो तुम्हें एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि रिजॉल्विंग लिमिट कितना होता है। अगर वो तुम्हें पता है तो रिजॉल्विंग पावर तुम्हें आसानी से निकल करके आ जाएगी। तो जो रिजॉल्विंग लिमिट होता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, वो होता है रिजॉल्विंग लिमिट फॉर माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। ये माइक्रोस्कोप के लिए, जिसमें कि लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। कौन सा लाइट का वेवलेंथ हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा म्यू है, म्यू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द refractive index of the medium between object and objective। between object and objective, and theta is the angle। ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, हाफ एंगल, ठीक है, पूरा एंगल नहीं लेना है, ये हाफ एंगल है। थीटा इज द एंगल, हाफ एंगल, हाफ एंगल ऑफ द कोन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उससे कोन ऑफ लाइट निकल रहा होगा, और क्योंकि ये लेंस पे फॉल कर रहा है तो ये कोन ऑफ लाइट लेंगे। कोन तो ये भी बन सकता है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है ना, लाइट हमारे लेंस पे नहीं पड़ रहा। तो ये जो भी एंगल है उसका आधा एंगल ही थीटा कहलाता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। दूसरा होता है हमारा टेलीस्कोप के लिए, और टेलीस्कोप तो टेलीस्कोप के लिए हम लोग सेम चीज रिजॉल्विंग लिमिट डिफाइन करते हैं, लेकिन इसमें डिस्टेंस नहीं होता है, उन दोनों के बीच का एंगल ऑफ सेपरेशन होता है, स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन।
is the smallest angular separation, जिसको हम लोग डी थीटा से डिनोट करेंगे, between two distinct object. Between two distinct object whose images are separated in the telescope, और इसी को हम लोग रिजॉल्विंग लिमिट बोलते हैं. तो रिजॉल्विंग लिमिट का जो फॉर्मूला हो जाएगा that will be equals to 1.22 lambda upon a हो जाएगा. थोड़ा बोरिंग है मैं मानता हूँ, तुम्हें फॉर्मूलेज को याद रखना है. और रिजॉल्विंग पावर कितना हो जाएगा, 1 by resolving limit which is equals to 1 by d theta is equals to a divided by 1.22 lambda. इसे याद रखना है. जिसमें कि a लैम्डा क्या चीज़ है, लैम्डा तो हमें पता चल रहा है, इट इज द वेवलेंथ, एंड a is the aperture of objective. ठीक है, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ. बस इतना सही. ठीक है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसमें अब कुछ है नहीं, तो इसे देख लेना और रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके होमवर्क डिस्कस करेंगे. तो होमवर्क में सर ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया. हाँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गया, अब इसमें कुछ नहीं. तो एक्सरसाइज 1 में जो लास्ट सेक्शन है आई थिंक वो कंप्लीट कर लेना. और क्या, एक डीपीपी करना चाहो तो कर सकते, एक डीपीपी भी कर लेना. नेक्स्ट सर डीपीपी A3 का आंसर क्या आप व्हाट्सएप करेंगे क्या? नहीं, तुम करके लेके आओ, जब तुम करोगे तब आंसर तुम्हें उस समय बता दिया जाएगा. अदरवाइज तुम आंसर देखोगे फिर बोलोगे आंसर आ गया, उसके हिसाब से अपना आंसर मॉडिफाई करोगे, नहीं आएगा तो. सर मतलब कल डीपीपी एक तो करना ना, आज के लिए आपने 2 डीपीपी दिया था. आज मैंने एक ही डीपीपी दिया है, कल भी मैंने एक ही डीपीपी दिया था. ठीक है, ओके सर. ओके सर. सर अगला चैप्टर कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे हम. ओके सर. सर इसका वो चैप्टर का पीडीएफ भेज दो ग्रुप पे. ओके, कोशिश करता हूँ मैं इसको भेजने की.